नफरत को दृष्टि डालेंगे, मुझे पसंद नहीं। आप हमारे घर भी आते हैं तो मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ क्या देखते हैं? मैं क्या कोई भूत प्रेत हूँ? अगर मैं आपको अत्यधिक पसंद हूँ तो पिताजी से कहें तो मैं शादी आपसे करा देंगे। कैमरा माइक हो गया। नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। आप बड़े बुद्धिमान हैं। ठीक है। कोई समझ नहीं। आपकी चिट्ठी ले लो। कांति फूल 21 माह। कमल का फूल कितना सुंदर होता है। इस गांव की धारा में तो मात्र कोका और भेंट का फूल मिलता है। ठीक है, थोड़ा तेज होगा तो आपका नाम मैं अब सही हो गया। हिलाऊंगा एक कैमरा माइक ऑन कर दिया हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, साइड में नहीं कर सकता ठीक ठीक ही लगा फोकस। हाँ ठीक है। मैंने क्या किया है? ज़्यादा वो चिटर मार रहा था इसका इसलिए। मुझे तो बस सारी रात नींद नहीं आई। जब से ये पता चला है कि आप कांतिपुर छोड़ के जा रहे हैं, अभी मत जाइए, कुछ दिन और रहिए। आपको मेरी कसम, अभी मत जाइए, आप ही आओ। तो फिल्म भी चिट्ठी ले लो। हिलना कांतिपुर 25 मार्च। प्राणप्रिय कमल का, आपको मेरे गाए हुए गीत अच्छे लगे। ये मेरे लिए अत्यंत पसंददायक का विषय है। सुशीला कह रही थी आपने मेरे गाए हुए सारे गीत सुने। मुझे क्या गीत गाने आते हैं, वो तो बच्चों का उपनयन था, इसीलिए मैंने गाया। लेकिन सच पूछिए तो मैंने आप ही को सुनाने के लिए गाया। आपको विद्यापति के पद से अधिक स्नेह है, इसलिए मैंने तिरहुत ही गाया। आप कलकत्ता क्यों जा रही हैं? मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए कमल जी, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे लेते चलिए, आपकी चिट्ठी ले लो। 2 अप्रैल। मेरी आंखों के आंसू ने आपको कितने ही रोके, अंततः आप चले ही गए। आप ही बताइए मैं किस उम्मीद में जीऊं? भाईजी भी पटना चले गए, ना मैं हूँ और बाबूजी, और इतना बड़ा आंगन। कभी सुशीला के आंगन जाती है तो कभी अपने ही आंगन में बैठ के रोने लग जाती है। आखिर स्त्रियों के तो भाग्य में यही लिखा है। मेरा दुख कौन सुनेगा, कौन समझेगा? माँ तो मर गई, बाबूजी दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं। बाबूजी से कहा एक अब्बा चरखा ला दे, वो भी नहीं लाते। हाथों में रुपए नहीं है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमारी इच्छा और आकांक्षाओं का क्या है? एक सपना देखा था, आपसे शादी करूंगी, अपना घर होगा, परिवार होगा, संसार होगा। सपना देखा था, पटने में, कलकत्ते में, जहाँ भी आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। जब आप दिन भर के थके मारने आएंगे तो आपके पैर धोऊंगी, आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी, आपकी जो सेवा होगी करूंगी, आपसे ही पढ़ूंगी और आपसे ही लिखूंगी। आपको विद्यापति के पद से अधिक स्नेह है, इसीलिए आपको तिरहुत और बारामासा और बटगमनी और कचरी सुनाऊंगी। आपको ही देवता मानूंगी और आपको ही पूजूंगी। आपकी चिट्ठी ले लो। पटना 11 जुलाई। नया टोला। 8-10 दिन हुए हैं, भाईजी के साथ पटना चली आई, अब यहीं रहूंगी। कांतिपुर में जो आपने हमारी तस्वीर खींची थी वो सारी तस्वीर हुई, आपकी एक भी तस्वीर नहीं। इस बात का मुझे हमेशा दुख है। भाईजी कह रहे थे कि आप बद्रीनाथ गए हैं। आप तो धार्मिक नहीं थे, फिर वेद पुराण कब से मानने लगे? मुझे लगता है आपको भी मुझसे स्नेह हो गया। एक बार भाईजी से तो कह के देखिए, वो मेरा हाथ आपके हाथ में लेके बहुत प्रसन्न है। एक बार कह के तो देखिए। आपकी नया टोला 30 सितंबर। कैसे दुख में ये पत्र लिख रही हूँ, आप समझे यही उत्तम है। समझ में रहे तो क्या लाभ? आप तो मशहूरी रेल स्टेशन का रूप सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, गाँव के रूप विलास में नीमक रहे। आपको क्या मतलब? मैं किस हाल में, मेरा परिवार किस हाल में? 2 महीने हो गए, नौकरी छूट गई है भाईजी। पहले बुखार, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, अस्पताल में भर्ती पड़े। गांव से बाबूजी भी आ गए हैं। दिन भर हम बाप बेटी अस्पताल में पड़े रहते हैं। हमारी गरीबी को देखकर डोम नक्कर भी हमारा मजाक करता। मैं अपना तो सीधे को बात नहीं कर सकती। भाईजी जिस प्रेस में कंपोजिटर थे उसने भी 1 रुपए की मदद नहीं की। बाबूजी गांव से जो रुपया लाए थे सब समाप्त हो गए। अब तो दवा सुई के लिए भी पैसे नहीं है।
पता नहीं अब क्या होगा। आपकी आप चिट्ठी ले लो। 15 अक्टूबर। आज भाईजी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर लोग उन्हें घेरे रहते हैं। बेहोशी है कि टूटने का नाम नहीं लेते। बुखार में अनाप शनाप बकते हैं। अब तो डॉक्टर का नहीं, भगवती का आसरा है। भाईजी नहीं रहे तो हमारा क्या होगा? 18 मैं और बाबूजी गांव जा रहे हैं। परसों रात भाईजी हम लोगों को रोता बिलखता छोड़ के चले गए। आपकी आओ। 2 फरवरी। आज के चौथे रोज मेरा विवाह तय किया गया है, पर दक्षिण का नहीं। गांव की औरतें कह रही थी कि बाबूजी मुझे 1000 रुपए में बेच रहे हैं, पर ब्राह्मण भी नहीं, भूमियार है। कम करना मेरा क्या, पर ब्राह्मण हो या भूमियार या मुसलमान, मुझे क्या, मिट्टी का बर्तन हूँ, जो चाहे खरीद सकता है। आप ही आप। कलकत्ता 21 फरवरी। विवाह के 10वें दिन ही मेरा पुरागमन हो गया। मैं कलकत्ते आ गई। ये खुद राम कंपनी में काम करते हैं। बुरे आदमी नहीं है। मुझे ढेर सारे कपड़े भी दिला, सिनेमा भी दिखाया। बाबूजी से कोई 2-4 साल बड़े हो, ज्यादा नहीं। शीला कह रही थी कि आप अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। पटना में। एक बात अवश्य कहूँ, सही दिख रहा है ना। मेरा ध्यान अभी भी आप में ही है। स्त्री एक बार किसी से स्नेह करती है तो जीवन भर नहीं भूलती। मैं भी आपको नहीं भूलूंगी। सुनने में आया है बाबूजी ने मुझे 1000 रुपए नकद और 500 रुपए गहने लेके इनके हाथों बेच दिया। सुनकर बहुत दुख हुआ। अब मेरा शरीर, हाथ, प्राण कुछ भी अपना नहीं, सब इनका खरीदा हुआ है। मैं इनकी खरीदी हुई नौकरानी हूँ और कुछ नहीं। आपकी आप। अगर ओ नाम की इस कथा की नायिका को अक्षर बोध रहता, चिट्ठी लिखने का ज्ञान रहता, अपने हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा होती, वो अवश्य अपने हृदय के देवता कमल बाबू को यही सब इन पत्रों में जरूर लिखती। लेकिन और तो एक अक्षर भी नहीं जानती, और इसी अशिक्षा के कारण वो कभी भी अपने आराध्य पुरुष को नहीं समझा पाई कि वो उनसे कितना प्रेम करती है। उपरोक्त एक भी पत्र लिखे नहीं गए, इसलिए इस कथा की नायिका एक वृद्ध और पिता के समान व्यक्ति के साथ ब्याह ली गई। पूर्णिमा के दिन महादेवपुर घाट, पहलेजा घाट, सिमरिया घाट के गंगा किनारे हटी चिटी गठरी उठरी सिरहाने दबाई हुई अपनी सखी सहेलियों को ओस और चीख चीख कर पुकारती। ओए दुनिया की माँ, हरि ओम मिसलपट्टी वाली, ओरी सखी, हरि ओम पान, ओरी चानक, हरि ओम माँ। बुलाती बिलकती मैं खिला ली, चक्की में गेहूं पीसती, ढेकी में चावल छाटती, उखल में चूड़ा कूटती, पट्टे पर पिठार पीसती और इन सब की बंधी तालों के साथ नए पुराने पर कभी मैं खिला ली। तुलसी चौरा लीपती, अल्पना और सिंदूर से रक्त श्वेत के फूल पत्ते उगाती, मैं खिला रही। सामा और लुका छुपी और जट जटिन का खेल खेलती मैं खिला रही। टिकवा जब जब मंगलिया रे जटवा टिकवा काहे न लौले रे, टिकवा काहे न लौले रे, तोरा बाली रे उमरिया रे जटनी नहिरा काहे गमौले रे, तोरा बाली रे उमरिया रे जटनी नहिरा काहे गमौले रे। त्रिपुरा व त्रिपुर बंदी हूँ, इसी वर्ष की मैथिल कन्या, पंडित पिता के गाय के खुर से भी बड़ी और चौड़ी, महाब्राह्मणी शिखा से खेलने योग्य हुई भी नहीं थी। वे विष्णु लोक से पुराण बांटने का निमंत्रण पाकर चले गए और तब रह गई तिरु की अबला माँ, तिरु के अग्रज झिंगुरनाथ और तिरु, और कोसी की बात, मलेरिया का प्रकोप, पड़ोसियों को प्राप्त और जाने क्या क्या। कुछ ही वर्षों में पेट में पिल्ली, देह में घाव फुंसी, आंख में सेठ और सेठ खिंची लिए हुए खलिहान दर खलिहान, बगीचा दर बगीचा भटकती रहने वाली तिरु, बांस की नई कोपल की तरह कोमल, कभी श्रेष्ठ मान भटकी श्यामांगी नायिका हो। पिता के दोनों क्लासी होने के ठीक 10 या 11 वर्ष बाद जब झिंगुरनाथ झा गांव पहुंचे तो सांस गदरा गई। घर के पास वाले कुएं पर पानी भरते युवती से लजाते लजाते ही पूछा,
मेरी माँ आंगन में है। आप कौन है? मैं झिंगुरनाथ झा, पंडित देवनाथ झा का बेटा। माँ, माँ भाजी है। माँ कुएं के पास भाजी है। तीरू, समय की गति कितनी तीव्र हो गई है। 3 वर्ष की तीरू बढ़कर तार जैसी हो गई है। अब इसका विवाह करना ही पड़ेगा, किए बिना कल्याण नहीं। देखिए क्या होता है। यही विचारते हुए झिंगुरनाथ दौड़ कर आती हुई माँ को प्रणाम किया। रात में पूरा गांव घूम टहल कर अपने बाल सखाओं से भेंट मुलाकात कर रहा। जब आंगन पहुंचे तो बहन ने पैर धोने के लिए पानी ला दिया। दक्षिण वाले ओसारे पे पानी और पीढ़ा रखकर पीतल की थाली में इचना मछली का झोल और पर्व त्योहार के लिए बचा कर रखे गए चावल का भात जब परोसने लगी तो अनायास की आंखों से गंगा यमुना बही। माँ के स्नेह और बहन के पंखा झरने से आती आवाज से झिंगुरनाथ तृप्त परितृप्त हो गया। कल दरभंगे में था। पंडित बैद्यनाथ बाबू ने रोक लिया। डॉक्टर शंभू बाबू के डेरे पर एक बड़े ही दिव्य व्यक्ति से भेंट हुई, अपने तीरू हेतु। तो इस बार छोरी का ब्याह करना ही पड़ेगा। माघ में ही 13 पूरा हो गया छोरी का। पश्चिम वाले घर में जाकर अंधेरे में चिप लेकर क्यों मैं तो चोरियां ऐसे ही रोकी, अच्छे में भी बुरे में भी। कुछ नहीं समझ में आया कि क्या करें, नहीं समझ में आया तो रोने लगी। रोते रोते ही सो गई। किंतु तीरू रोए अथवा नहीं, विवाह तो हो गया। झिंगुरनाथ का व्रत पूर्ण हुआ। चंडीपुर के राम सागर चौधरी के सुपुत्र राधाकांत से कमलपुर के झिंगुरनाथ की बहन त्रिपुरा देवी का विवाह शुभ लग्न में संपन्न हुआ। विवाह के 9वें दिन द्विरागमन हुआ। भजना सुना बीतनी, भजना सुना बीते, दिया पोसी किछु नाही में, दिया पोसी किछु नाही में। द्विरागमन के 98वें दिन झिंगुरनाथ झा अपनी माँ को साथ लेकर कलकत्ता विदा हो गए। 3 धूर खेत चचेरे भाई को पटाई पर दे गए और झाऊ झाऊ करते लंगड़े कुत्ते को घर की रखवाली करने को छोड़ गए। असली कथा यहीं से आरंभ होती है। तीरू ससुराल जाकर बड़ी प्रसन्न थी, कारण माँ कुत्ता चरखा काटने कलकत्ता चली गई। कारण नन गिलाट की 10 गज लाल साड़ी के नीचे से उसने देख ही लिया कि वे बड़े ही सुंदर हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। उससे भी बड़ा कारण ये था कि उसने आंगन के पिछवाड़े में एक बड़ा सा बगीचा देखा और बगीचे के पीछे बड़ा सा पोखर। तीरू ने विचारा कि मायके की तरह ही हिरण का बच्चा बनकर बगीचे में गुलाचे भरूंगी और मछली बनकर पोखर में चुप हो गई। इसलिए रात जब खूब ढल गई और मुंह दिखावन की रस्म के पश्चात, गीत नाद के पश्चात, भोज भात के पश्चात, उपराग अनुरोध के पश्चात गांव भर की बहु बेटियां, माय दीदियां, बूढ़ी नमोड़ाए, तीरू के गोल गोल मुंह, आम के फांक जैसी बड़ी बड़ी आंखें, पुष्ट पक्के श्याम रंग और बांस की दुबली पतली देह को ठोक बजाकर अपनी अपनी राय देती बोली। आँख नाक तो बड़े ही सुंदर है, मगर रंग ही है जरा मेघदूती। और दुल्हन की माँ पे ऐसी कृपा है, एक भी सोने का गहना नहीं दिया। आज लगने पर बहुएं अच्छी नहीं मिलती। माँ, आपको पोखर में तैरना आता है? बहुएं भी कभी पोखर में तैरी है? ऐसा क्यों? पोखर में तैरने से बहुओं को क्या पानी लग जाएगा? चंदनपुर वाली को सास की पोजीशन याद आ गई और वो चुप ही रही। सुबह होते होते संपूर्ण गांव में हल्ला हो गया। रात में कमलपुर वाली बहू पोखर में नहा रही थी। रात में कमलपुर वाली बहू पोखर में नहा रही थी। गांव के अलिखित दैनिक पत्र के अवैतनिक महासंपादक श्री भोला मास्टर प्रातः काल पंकज चौधरी के दलान पर बोले, उस फूसे हुए कुएं पर
सत्तों की भाभी दिनाजपुर वाली काकी से कह रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है। बाप रे बाप, गांव में अब अनर्थ हो रहा है मास्टर साहब। ये घोड़ा घोड़ कौन का भाग रहा है? मुंशी जी, मुझे कौन सा लाभ है कि मैं भागता फिरूं? वो तो रामपट्टी वाली कह रही थी क्या कि रात को फुलवन पोखर में राधा चौधरी की स्त्री नहा रही थी। उतारा हुआ वस्त्र घाट पर पड़ा और वो पानी में लगा। मुंशी जी, यदि उस समय वहां कोई पहुंच जाता क्या होता? मुंशी जी, छप छप। मुंशी जी, तंबाकू और पान से पीले हो गए दांत, हंस पड़े। बीड़ी से गंदे और मैले हो गए, तो फूट लग गए होठों पर। ईर्ष्या हंस पड़ी। ईर्ष्या इस कारण कि 35 वर्ष के भोला मास्टर अभी तक उम्मीदवार ही थे। इस ईर्ष्या का उपसंहार बड़ा करुण हो। रात में खाने पीने के उपरांत पान और सुपारी और इलायची से भरी कांच की तस्तरी लेकर धीरू अपने पति के कोठरे में अपने कोबर में गई तो राधा को एक डॉक्टरी की मोटी किताब लटको लटका। अभी परीक्षा में बहुत समय बाकी है, इतनी मेहनत मत कीजिए। रात में आप तालाब में नहाने गई थी? ऐसा प्रश्न था ही क्यों? साथ से पूछने का अर्थ क्या जाकर नहाना हो गया? क्या पूछता हूँ? रात में नहाने के लिए क्यों गई थी? नहीं तो मैं कहाँ गई थी? समूचे गांव में हल्ला और कहती है कहाँ गई थी? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ क्या? कल ही मैके से आई और पंख फड़फड़ाने लगे। कैसे निर्दयी किस्म हुआ? कितनी क्रोधी है ये? कुछ देर के पश्चात राधा पलंग से उठकर कोने में रखी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गया। क्यों इस मूर्ख छोरी से विवाह किया? इसका भाई साला झिंगुर था, कैसा नीच था। लगता था कि बड़ा सज्जन व्यक्ति, हर बात में हूं किया करता। कहता था चौधरी कैमरे के लिए रूठते हैं, चतुर्थी के प्रात ही दरभंगा चले, जैसा पसंद करेंगे वैसा खरीदूंगा। तो अब वो साला गया था, मेरे गले में ये ढोल बांध गया और खुद कलकत्ता भाग गया। और तब राधा को याद आई शंभुनाथ डॉक्टर की सुपुत्री कामाख्या जी। ओह, कितना सुंदर चाय बनाती, मैं देख रहा था। ओह, कितना सुंदर सिनेमा का गीत गाती। देख लो ना, उस दिन जो कॉलेज में नाटक में गीत गाया था। पिया तू अब तो आजा, पिया तू सुनाई दे रहा है ना? अब तो आजा, 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 ऑडियो लेवल कम हो तो बढ़ा दो। किंतु कामाख्या के सेंटर से गीत आगे। से अधिक संगीत में स्वर राधा को तुरंत सुनाई पड़ी। तीरू के हिचक हिचक कर रोने की, राक्षसी कहीं की, अब सोने भी नहीं देगी। जाओ, अब से तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरी जूम टाइट हो गई। बेटा रात बहुत हो गई है, दलान में क्या करने जा रहे हैं? वहीं सोऊंगा। आंगन में ये जापानी बाजा सुनने का साहस नहीं है। तीनों बड़ी सीधी, स्वभाव में शर्मीली और जल्दी, सब कुछ सहते रहने वाली, कुछ नहीं बोलने वाली। सुबह उठकर पति और ससुर के लिए चाय बना, फिर पूजा कर लिपटी पोती खाना बना, अब देखो। घर का सारा काम करती, फिर कहीं रसोई घर में जाकर अथवा घर के किसी कोने में सही हो गया। जाकर छटपटाते रोते सो जाती। क्लोज आ गई, ठीक है। यही है मैथिली स्त्रियों का जीवन। कुछ समय पश्चात राधा दरभंगा जाने लगी। कॉलेज खुल गया था। विदा होते समय चननपुर वाली ड्योढ़ी तक पहुंचाने आई। पैर छूकर राधा जाने लगा
तो सौतेली माँ ने बंद लिफाफा देते हुए धीमे से कहा, भैया को दे देना। अच्छा कहकर राधा आंगन से बाहर चला गया। 1 मिनट के लिए मैं तीरू के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि तीरू पोखर में चुपकियां लगाती, क्योंकि तीरू रोती रहती, क्योंकि तीरू है, कामाख्या जी नहीं। गुड़ में गुड़ इतना भैंस की तरह परिश्रम कर सकती है, गट्ठर के गट्ठर कपड़े साफ कर सकती है, बर्तन बासन मांज सकती है, मुंह जरा भी मलिन नहीं करती। आकाश में चांद उगा कि नहीं, पेड़ पर कोयल कूकी की नहीं, मोचरी और भाषरी खिली की नहीं, मन में कोई विद्यापति का गीत आंधी बनकर हराया कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई आकर्षण नहीं। किंतु किसी भैंस से प्रेम नहीं किया जा सकता। किंतु कामाख्या जी कामाख्या के पिता शंभू बाबू डॉक्टर चननपुर वाली के अपने चचेरे भाई बड़े ही भले थे, 6-5 कुछ नहीं जानते थे। उन्हें आशा थी कि चननपुर वाली की सहायता से कामाख्या का विवाह राधा से अवश्य ही हो जाए, किंतु शतरंज की सारी चाल एक विषय में झिंगुरनाथ ने समाप्त कर दिया था। जब राधा ने डॉक्टर साहब को बंद लिफाफा दिया, उस समय वो बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। राधा बाबू जी आप भीतर जाइए, कामा की मां इंतजार कर रही है। जी भैया, बाजी अभी मात नहीं खाई है। मैं किसी दूसरी स्त्री को कामाख्या की सास नहीं बनने दूंगी। आप निश्चिंत रहिए, भगवती सब अच्छा ही करेगी। उस रात तीरू की कोठरी से बाहर जाने के बाद पूरे 1 वर्ष तक राधा तीरू की कोठरी में नहीं गई। सावन के झूले टूट गए, भादों की अंधेरी रात, बारिश की बौछारें समाप्त हुई, अगहन की सर्द हवा देह को जलाती रही, पूस की ठंड प्राण का बोझ बन गई, फागुन में भांग के नशे में धुत हुई हवा और होली के गीत खेले मुरारी कनक पिचकारी, खेले मुरारी कनक पिचकारी, खेले मुरारी कनक पिचकारी, खेले मुरारी कनक पिचकारी। तीरू रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती ही रही। चननपुर वाली की वजह है। वो शतरंज का खेल भले ही नहीं जानती हो, पर शतरंज बाजों की चाल खेलना अवश्य जानती थी। उस ग्रीष्मावकाश में राधा गांव लौटने पर सतत काल एकांती दुकांती करने लगा चननपुर वाले। इस रहस्य का विस्फोट तब हुआ जब चननपुर वाले के बहुत अनुरोध के पश्चात एक रात राधा तीरू के कमरे में सोने गए। तीरू तो फटी हुई, कुछ नहीं बोली, चुपचाप कम्बल लेकर धरती पर सोने की तैयारी करने लगी। इधर आइए, एक बात कहें, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। क्या कहें, आपको दुख तो नहीं होगा? क्या पूछता हूं मैं महारानी, कुछ तो बोलिए। मैं क्या, मुझे कोई दुख नहीं होगा, रत्ती भर भी नहीं दुख होगा। वैसे भी आपके कुल में 2 विवाह लिखा हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। सच कहती है, आपको दुख नहीं होगा? सच कहती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। वैसे भी आपका सुख तो मेरा सुख है ना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। कमलपुर की तीरू मर चुकी थी, गांव में बाड़ी झाड़ी घूमने वाली तीरू मर चुकी थी, दूसरों के खेतों में साग और कटहल तोड़ने वाली तीरू मर चुकी थी, जन्म ले रही थी एक पूर्ण स्त्री, मैथिल स्त्री, छोरी नहीं, जो सब कुछ जीवन भर सहती है, कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। रात की इस घटना के पश्चात एक बात और, राधा के पिता 6-7 दिनों के ही उपरांत संपूर्ण खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, रुपया पैसा बेटे के नाम रजिस्ट्री कर
रत्ना धाम को साथ लेकर हरिद्वार चल। मैं तो जा रहा हूँ बहू, अत्यंत वृद्ध हो गया। सारे तमाशे देख तो रहा हूं, किंतु कर क्या सकता। राधा के भले के लिए ही उनकी शादी कमलपुर की थी। मैं भी आपके साथ हरिद्वार चलूंगी। आपकी सेवा करते प्राण त्याग के हटूंगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहू, आपके लिए उचित जगह यही है। आपकी अर्थी ही यहाँ से उठनी चाहिए, जीवित देह में। अब रोती है। 1 वर्ष में संपूर्ण घर में आग लगाकर रोती है। अब भागन कहीं की। आप मेरी सास है इसलिए कुछ नहीं कहती, वरना हे भगवान, ये तो साक्षात दुर्गा है। पूरा 1 महीना बीत गया, तब एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि राम सागर चौधरी तो नहीं है, किंतु उनके दरवाजे के ऊंचे वाले मचान पर रसन चौकी बज रही है और ग्रामोफोन का बड़ा भोंपा गा रहा है। मोरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। अरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। दरभंगा से आए कॉलेजिया मित्रों के आगत स्वागत में व्यस्त खड़ा था। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। चननपुर वाली रसोई घर में बैठ के कचौड़ी छान रही थी। मुंशी पटोरी लाल फेरिस्त बना रहे थे कि कौन कौन वस्तु बारात में जा रही है। गोला मास्टर छोटी गोल फ्लैग सिगरेट का धुआं उड़ाते आंगन में वेल कर रहे थे। और तीरू बारात में जाने के लिए दलान पर बैठे हुए अतिथियों के भोजन हेतु आंगन में मरबा पर आसन बिछा रहे। उसके किसी भी भाव भंगिमा से यह आभासित नहीं हो रहा था कि उन्हें किसी भी प्रकार की दुख अथवा चिंता है। तीरू के अधर पर गुलाब की कली सी लालिमा और पूरे शरीर में विचित्र मादक सौंदर्य। केवल आम की भांख जैसी बड़ी बड़ी आंखें, सूखे तालाब की तरह रिक्त। अभी से ये हाल है तो कोमल में क्या क्या होगा। इधर आइए। अंतिम बार एक बात पूछने के लिए आया, कहेंगी? पूछिए ना। आप हंसती क्यों है? पोखर में नहाना मना है ना, हंसना तो नहीं। भोजनादि के ठीक पश्चात बारात जाने की तैयारी होने लगी। राधा के कॉलेज के सिंगी वगैरह नए नए कोट पैंट पहनने लगे। नौकर चाकर गाड़ी पर बक्सा, बोरा, पेटी आदि लादकर कमतौल स्टेशन पहुंचने की तैयारी करने लगा। कमतौल से 4 बजे की ट्रेन पकड़कर बारात दरभंगा जाएगी। आंगन में स्त्रियां गीत नाच गा रही थी और दालान पर परगना के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष पंडित रेवती रमन झा किसी कॉलेजिया छात्र से छात्रा। जब 3 बजने को आया तो लोग बाग हड़बड़ाने लगे, तो बड़े बड़े मंसूबे लिए राधा भी हड़बड़ाया। राधा बाबू जी। आंगन में लाल धोती फैलाई हुई है, उसे पहन लिया है। जी। हाँ, पाग दोपटा भी ले लिया जाए, कम से कम अपनी परंपरा तो नहीं छोड़नी चाहिए। जी। आंगन आकर राधा कपड़े बदलने लगा। चननपुर वाली ने नया रेशमी कोट पहना दिया, नए जूते भी पहना दिए, नए मोजे भी, और जेब में तीरू का काढ़ा रुमाल रख लिया। फिर बिना तीरू की तरफ देखे, बिना मन को मलिन किए राधा दालान पर चला है। सब तैयारी थे। तो अब जय गणेश हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ऐसे नहीं राधा बाबू, एक तरह से दिन अच्छा नहीं, कम से कम पाग तो रख लिया जाए। ओ पाग नहीं है तो कौन पहाड़ गिर जाएगा, दरभंगा में कर लिया जाएगा। आप लोग क्या समझेंगे पाग का माल? आप तो टोप पहनते हैं, अभी तक भी टोप रख लिया। ये धर्म है, आप इसमें मत बोलिए। अरे यार, इसमें उजले पाग से तो होगा ही नहीं, नहीं तो जोशी से ही ले लेते। राधा मालिक, आंगन चाहिए, बहू रानी बुला रही है। सचमुच बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार फिर से आपसे ही शादी करने की इच्छा जाग उठी है। जो कहना है जल्दी कहिए, यह हंसी मजाक का समय नहीं है। हीरो ने बक्से के भीतर से जो वस्तु निकाली, वो बुदने, सूखे हुए माला और कागज से सजाया हुआ पाग था। लाल पाग। लाल पाग।
पाग है जिसे पहनकर वो कमलपुर विवाह करने गया। ये वही पाग है जिस पर सबसे चोरी छुपे तीरू नित्य फूल माला चढ़ाती। स्वामी पाग पहन और जाइए, वे छूट जाए। दरांगा में सभी लोग आपका राह देख रहे हैं। राधा के हाथ में पाप देखते हुए तीरों की छाती मानो फट से गई, लेकिन इस बार वो रोई नहीं, अपने हृदय को कठोर कर अपने आंसू पी गई। राधा से कमरे में खड़ा नहीं रहा गया। वो आंगन आकर कुर्सी पर बैठ गया, सर को बांह के नीचे छिपाए। सिर पे पाग था जो भारी होता चला जा रहा था और राधा के माथ में आंधी उठ रही। राधा भाई उठिए, चिंता मत कीजिए। अरे, पुरुष के माथे का लाल पाग तो स्त्री होती है और वो आपके संग है ही, फिर आप रो क्यों रहे हैं? राधा कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? पर्वतीय स्थान के पास वाले चाय की छोटी सी दुकान गांव भर के कथा कहानियों का केंद्र। गांव में था नौकरी छूट गई। रोज अब सुबह दुकान पर जाता था। चाय पीने की आदत थी और बातें सुनने का लोग। दुकान का मालिक मंगना तंबोली उधार देने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करता था। परसों सुबह ही अड्डे पर गया तो गंदा भरे स्वर में मंगना ने स्वागत किया। आइए 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 फूल बाबू, अभी अभी पत्ती छोड़ी है। यह मंगना बहुत बड़ा झूठा है, महाबतक्कर। कलकत्ते के दंगे से लेकर जर्मनी तक की लड़ाई की बातें उसे कंठस्थी रहती थी। चाय में भले ही वो चीनी न दे, लेकिन उसकी बातों में अंजूरी अंजूरी चीनी रहती थी। मुंह से मानो सतत लड्डू झर रहे हैं। दुकान के बाहर की बेंच पर बैठे थे पढ़ुआ तक, मध्यमा तक पढ़े थे, निविष्ट व्यक्ति। 2 बरस पूर्व ही 50 की उम्र पार कर। इनका भाई, हाँ, ये छोरी गांव की इज्जत ले डूबेगी। कौन सी लड़की, क्या हुआ है? अरे यार, मैंने तो पहले ही बनोली वाली से कहा था कि बेटी को संभाल के रखे, वरना एक दिन नाक कटा लेगी। मालिक, मैं क्या बोलूं? ब्राह्मण की बेटी है, जो कुछ करेंगी ठीक ही कहा जाएगा। मगर है यह बड़ी बेजा। हम लोग की जात में ऐसा होता तो छोकरी को धर लेते और भरी शाम में ही कुटी कुटी काट कर मंगना की धारा में बहा देते। ऐसा भी कहीं हुआ है? आजादी का विचार न किएगा ठिकाना। और इतने से ही बातें खत्म नहीं हुई। जासूस राज ब्लैक की नई पुस्तक ब्लैक बम्बई में बगल में दबाए गांव के अलिखित समाचार पत्र के अवैतनिक महासंपादक श्री श्री 108 श्री भोला मास्टर पहुंचे। तमोली जी, एक उधार की चाय मुझे भी दीजिए। बच्च लोग, सुनते जाइए। बनौली वाली की सुपुत्री चमेला कुमारी रात में अपनी मां का सिर फोड़कर अपने कपड़े लत्ते लेकर उस कंपाउंडर के डेरे पर चली गई। क्या हुआ? हाँ, वही हुआ। बाप तो सारी जिंदगी माँ का राग रखते रहे और बेटी साले कंपाउंडर के डेरे पर चली गई। फूल बाबू, आप चुप क्यों हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं। आप ही बताइए, किसी गांव में ऐसा हुआ है? ना, हमने तो नहीं देखा। चमेला के जन्म के कोई 3 वर्ष बाद बनौली वाली विधवा हो गई। चमेला को अब 19वां वर्ष चढ़ा है। तार सी लंबी हो गई है। प्रतिदिन शाम को भगवती स्थान दीप जलाने जाती है। पास ही में अस्पताल है। अस्पताल में भुवनेश्वर लाल दास सरकारी कंपाउंडर। देखने सुनने में साफ है,
भुवन की भी शादी नहीं हुई। चमेला तो माधवी लता है, आम का पेड़ मिल भर जाए फिर क्या। फिर तो भुवन और चमेला, चमेला और भुवन। जाति का कैस था भुवन। चमेला के सिर में दर्द होता तो वो सरकारी अस्पताल से दवा ले आती, और भुवन को कांति नींबू की जरूरत पड़ती तो वो बनौली वाली से मांग लेते। कहने का मतलब इतना कि माधवी लता को आम के वृक्ष का सौजन्य मिल गया, और चमेला चुप चुप अंधेरी रात में भुवन के कमरे में जाने लगी। बनौली वाली बेटी की ऐसी लीला कहाँ से जान पाती? वो तो गांव के 2-4 छोकरों ने देख लिया और बात फैलने लगी। बनौली वाली ने भी बात सुनी, मगर वो तो जमीला को अपनी ही बिस्तर पे सुलाती थी। उसने सोचा ये सारी बात उसी भोला मास्टर की उड़ाई हुई है। अपने आंगन में बैठकर उसने भोला मास्टर को इच्छा भर गाली दी, धरती और छाती पीट पीट कर विभिन्न मुद्राएं बनाकर मंत्रोच्चारण किया। बनौली वाली को सारी बातों की खबर है। इसकी ही सहमति से ये सब बातें हो रही है। जब माँ की ही इच्छा है तो बेटी चिनवारे पर सोए, हम लोगों को क्या। लेकिन पढ़ुआ काका बहुत उत्सुक, बहुत बेहोश। खुद उनके अपने आंगन में भी 4 अलमस्त जवान कुमारियां पड़ी। 4 वर्षों से स्वराज सभा जाकर लौटा, कहीं लड़का उपयुक्त नहीं। पढ़ुआ काका इसलिए भी चिंतित है कि कुछ होना चाहिए। समूचे गांव में खलबली में हर जगह इसी बात की चर्चा हो। रामशाला पर, भगवती के स्थान में, रमना पान वाले और मंगना तंबोली की दुकान पर हर जगह इसी बात की कानाफूसी हो रही थी। मगर दुर्गा, काली और बगलामुखी की साक्षात अवतार बनौली वाली से यह सब कहने की हिम्मत किसी में नहीं। इतनी बातें सुनकर रमना की दुकान पर 2 बीड़ा कलकतिया पान खाकर गांव की ओर विदा हुआ। वैदिक के कुएं पर एक लड़की पानी भर रही थी। उसने मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखी। गोल गोल बाहों के नीचे से खिसका व्यस्त आंचल, लाज लता सी देह। मैं विद्यापति के पद गाने लगा। सुंदरी तो है काशी डेरासी, सुंदरी तो है काशी डेरासी। मगर वो मेरी भाव व्यंजनाओं से निर्विकार डोल डोरी समेटती हुई घड़े को कमर पर रख आंगन विदा हुई। मैं कुछ दूर उसका पीछा करते गया और गीत के अंतिम चरण गाया। हरिन नयन भय स्वर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे। सुशीला अपना मंजा हुआ गोरा गोरा पैर धीरे धीरे कीचड़ में रखती हुई लाज के खोल में भुवन की तलवार छिपाई चलती रही। न हंसी न मुस्कुराई, अपनी नजरें नीचे की अपने रास्ते पे चली गई। अरे जुल्म करो ना बिड़ पियो ना, जुल्म करो ना बिड़ पियो ना, आग लगेगी चोली में, तुझे ले जाऊंगा डोली में, तुझे ले जाऊंगा डोली में। धिक्कार है तुम्हें। कैसा धिक्कार? क्या हुआ? 1 नंबर के मोगड़ हो तुम। क्यों, क्या हुआ है? भुवनेश्वर लाल दास कंपाउंडर के डेरे पर पूरे गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। चमेलिया ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया और बनौली वाली ने भुवन का सर फोड़ दिया। आज तो जरूर कुछ होके रहेगा। कल दिन भर चमेलिया मेरे पास रोती रही। 19-20 वर्ष की उम्र हो गई है, मन पर काबू नहीं। मैं तो बाबू तुम्हारे ही पास आ रही थी। इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम, अंग्रेजिया पंडित। तुम ही बताओ अब क्या होगा। शीला, गांव के लोग ऐसे पाखंडी हैं, उन्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी। जो मैं कहूंगा कि चमेला की शादी भुवन से कर दो, सब मुझे ही मारने दौड़ेंगे। इतना कहकर मैं भुवन की डेरे की ओर दौड़ा। सुशीला की पथराई आके मेरे पीठ में चुभ रही। निकाल बाहर इसको। कौन रोकता है? भुवन के डेरे में सर घुसाने तक की जगह नहीं थी। किसी तरह मैं घुसा तो बनौली वाली छाती पीट पीट कर कह रही, भुवनेश्वरा रे भुवनेश्वरा, तूने मेरा दम नष्ट कर दिया रे। अब मैं क्या लेके जीऊंगी? भगवती है भगवती। निकालो साले को। फूल बाबू, इस साले की जीभ काट कर, मुंह में खाली चूना पोत कर गधे पर
बिठाकर सारे गांव में घूमना चाहिए। हटो हटो। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कोई बनोली वाली के आंगन में तो नहीं घुसा, उसकी बेटी मेरे डेरे में छिपने आई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मास्टर, आज 7 वर्ष से इस गरीब विधवा की बेटी की शादी नहीं हो रही। 7 वर्ष से वो गरीब अपने देह का भार संभाल रही। तब तो तुम लोगों का ध्यान नहीं गया कि किसी तरह इस विधवा की बेटी की शादी हो जाए। और आज जब वो किसी सुशील पुरुष को अपना देवता बना लेती है तो तुम लोग मां करने पर आमादा हो। फूल बाबू, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा क्या करूं। मैं दीवार बंद किए रोती जा रही थी और सारा गांव बोली दे रहा। कोई कह रहा इसे गधे पर बिठा के घुमाओ, कोई कह रहा नाक काट डालो। ऐसे में तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। घर पे विधवा बहन है, माँ है, छोटे छोटे 2 भाई है, सबका आधार मेरी ही नौकरी है। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने जरा भी अनुचित काम नहीं किया। अगर मैं अब तुम्हारे साथ गई भी, मेरी शादी दूसरी जगह नहीं हो पाई। समझ लेना बेटी मर चुकी है। माँ चुप रहे। भुवन चुप रहा, पढ़ुआ काका चुप रहे, मन्ना बड़े चुप रहा, भोला मास्टर चुप रहे, समूचा गांव चुप रहा। मोहन भाई देखते क्या है, खींच कर ले चलिए चमेलिया को। रामशाला पे वहीं पे फैसला होगा और जो पंच फैसला करेगा वही करेंगे। अरे छोड़ो, अरे हटो मोहन, अरे मोहन, अरे मोहन हटो, अरे मोहन, अरे मोहन हट जाओ सामने से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। कौन पकड़ेगा मेरी चमेला का हाथ? हैं? जरा आया तो सामने। बोला मास्टर, आज ही भुवन और चमेला की शादी और मंत्र मैं पढ़ाऊंगा, मैं। लोग तितर बितर होने लगे, सब अपने अपने घर को चल दिए। पढ़ुआ काका के मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुए नहीं जानता, मगर पुराने पेड़ पे सूखे हुए जड़ में जीवन की, प्रगति की नई कोपल फूटते हुए देख बड़ी ही प्रसन्नता हो। जमींदारी तो चली गई, किंतु गांव के लोग अभी तक उन्हें सरकार ही कहते हैं। कारण एक प्रतापी व्यक्ति इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए और कम्युनिस्ट के उम्मीदवार को परास्त कर विधानसभा के सदस्य बन गए। स्वयं विधुर है और अपनी विधवा पुत्रवधू के साथ है। छोटा बेटा सपत्नीक टाटा नगर में रहकर डॉक्टरी करता है। सरकार जुम्मन मियाँ आया है, साथ में 2 छोकरे भी हैं, क्या कहूँ? अरे कहना क्या है कि उससे कहोगे, सामान तो उसका देखा हुआ ही। रुपए उसने दिए या नहीं? हाँ हाँ दिए हैं, मैंने खुद अपने हाथों से मालकिन को दिया है। ठीक, तुम लोग जाओ। खवास के चले जाने के पश्चात श्रीकांत बाबू ने मसनद के नीचे से चांदी की एक बड़ी सी डिबिया निकाली और कोकेन की एक बड़ी सी गोली मुंह में दाब ली। पनबट्टे से 5 जर्दा निकाल ही रहे थे, इतने में लोअर प्राइमरी स्कूल के पंडित जी बरामदे में अंजलि जोरे खड़े हो गए। सरकार प्रार्थना लेकर आया, बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ सरकार। ओहो, अरे आप लोग तो विपत्ति में पड़ते ही रहते हैं, मैं क्या करूं कहिए, क्या चाहिए? मेरे बड़ी बेटी को हैजा हो गया, अब तक मैं सरकार समस्तीपुर ले जा रहा है, आपकी टायर गाड़ी चाहिए। सुबह होते ना होते गाड़ी पहुंचा जाऊंगा सरकार। आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और मैं बहुत बड़ा गधा। जाइए जाइए, टायर गाड़ी के लिए किसी दयावंत व्यक्ति को बोलिए मैं श्रीमंत हूं, दयावंत नहीं। और हाँ, ऐसा के मरीज को ले जाने के लिए तो मैं अगले 7 जन्मों तक अपनी टायर गाड़ी ना। सरकार सरकार सरकार, ससुर के आगमन को देखकर विधवा किंतु युक्ति बहु
रसोई घर में घुस गई। पीछे से श्रीमंत बाबू भी रसोई घर में घुस गए। आंखें सुर्खलाल थी, बोली बेकाबू। कमलपुर वाली, जरा कुंवरिया घर में चलिए। नहीं, अभी नहीं जाऊंगी। अरे, मैं कह रहा हूँ चलिए ही। बोला ना, अभी नहीं जाऊंगी। पहले भोजन तो कर लीजिए। पति की मृत्यु उपरांत 4 वर्ष से विदुर शिष्य के साथ रहने वाली विधवा बहू और कह भी क्या सकती थी। ये खलास किस बात के रुपए दे के गए हैं? अरे होगा किसी मत का। आपको इन सब से क्या काम है? आप तो खाइए पीजिए और मौज कीजिए। किंतु एक ही क्षण बाद सामने में रखी थाली में भात और कटोरी में रोह माछ का मुंड देखकर भयानक स्वर में चीख उठे। मेरे आगे मछली पड़ोसी है? आप पागल तो नहीं हो गई? इतने दिनों से मेरे साथ रहती हैं, अभी तक इतना भी नहीं जानती कि मैं वैष्णव हूँ, मांस मछली नहीं खाता हूँ। आप वैष्णव हैं? यदि आप वैष्णव हैं, तो विष्णु भगवान नहीं, राक्षस है, राक्षस। आपको मछली नहीं क्या, उन गायों का मांस भी खाना चाहिए, जिसे कुछ देर पहले हनुमान मियां के हाथों बेच के आए हैं। हनुमान मियां गाय पे तलवार चलाता है, तो गाय को 1-2 क्षण का कष्ट होता है, किंतु मुझे क्या? मुझे जो 4 वर्षों से कष्ट हो रहा है, उसे कौन समझेगा? कम कर दिया है। बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। बनाया डॉक्टर देवशंकर नवीन जी, हमारे संजीव मिश्रा जी भी हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें बताएं। हमारा ईमेल आईडी है melody@gmail.com। चलो रिकॉर्ड ऑफ कर। ऐसा लगा भाई? बढ़िया भाई मेहनत होती है। ऐसा लग रहा है। काट दो।